दोस्तों ये बात है आज से 111 साल पहले की आरएमएस टाइटैनिक नामक एक जहाज। इस जहाज को दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरियस जहाज भी माना जाता था अपने जमाने का। ये जहाज कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। आखिर दोस्तों क्या हुआ था उस रात को, और कभी न डूबने वाला जहाज आखिर कैसे डूब गया? चलिए जानते हैं इस वीडियो में आखिर इस घटना के पीछे की सच्चाई आखिर क्या थी। आरएमएस टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा शुरू करती है। इसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था, लेकिन इस महान जहाज का ये सफर एक दिन इतना भयानक घटना में बदल जाएगा, यह चीज किसी ने भी नहीं सोचा था। साउथहैम्पटन से सफर शुरू करने के बाद यह शेरबर्ग फ्रांस और क्वींसटाउन आयरलैंड में रुका था और फिर अंटार्कटिक महासागर के पार न्यूयॉर्क की ओर रवाना हुआ। जहाज पर 2224 यात्री और कुछ क्रू मेंबर थे। टाइटैनिक के इस ऐतिहासिक सफर पर उच्च वर्ग के समाज के लोग, प्रवासी और बड़े बड़े उद्योगपति और एक्टर लोग शामिल थे। इस जहाज के कमांड संभाले हुए हैं 62 साल के एडवर्ड सिम। आखिर ना ये दुनिया की सबसे बड़ी शिप है, उतनी ही ये अंदर से बहुत ही ज्यादा लग्जरियस है, यानी कि इस जहाज में जाने के बाद किसी होटल से कम नहीं लगती। इस जहाज में सुविधा की कमी नहीं है। इसमें एक स्विमिंग पूल है, एक जिम है, रेस्टोरेंट है, लाइब्रेरी है, एक टर्किश बाथ है, इलेक्ट्रॉनिक बाथ है और बार्बर शॉप भी है। ये जहाज लग्जरियस मामले में तो अलग है ही, और ये एक तरफ से ये भी अलग है कि इसे कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता है और यह बहुत ही ज्यादा बड़ा जहाज है। और इस जहाज की लंबाई 269 मीटर और इसकी ऊंचाई करीब 53 मीटर थी, यानी कि एक 8 मंजिले मकान के तरह थी। और टाइटैनिक था भी ऐसा जहाज जो कि कभी नहीं डूब सकता था, क्योंकि इसके बॉटम वाले भाग में डबल बॉटम लगाया गया था, जो कि एक नाव के नीचे वाले हिस्से में लगाया जाता है, और इसके साइड वाले को स्टील से बहुत ही ज्यादा मजबूती से बनाया गया था और इसका आकार करीब कुछ इस प्रकार से रखा गया था और यह बहुत ज्यादा ही मजबूत था। अगर इसका निचला वाला भाग कभी टूट भी जाए तो दूसरा वाला भाग सुरक्षित रखेगा और यह टाइटैनिक को डूबने से बचा लेगा। और टाइटैनिक का दूसरा फीचर इस टाइटैनिक जहाज को और भी सेफ बना देता है। दरअसल ये निचले वाले बॉटम भाग में कुछ सोलर कंपार्टमेंट बनाए जाते हैं, जिसमें कि इसके निचले वाले भाग को सेफ रखता है। और इस शिप का नीचे वाला भाग ये मेन पोर्शन होता है। अगर बाय चांस अगर ये शिप चट्टान से टकराता है तो इसके कंपार्टमेंट में पानी भरने के बाद यह डूब भी सकता है। और यह जहाज उस जमाने का सबसे तेज चलने वाला जहाज था। तो इसी सब चीज को देखते हुए 40 किलोमीटर पर हावर के स्पीड से यह जहाज चलाई गई थी। और आखिर स्पीड चले भी क्यों ना, क्योंकि यह सबसे फास्ट चलने वाली जहाज थी। 14 अप्रैल की रात को टाइटैनिक को कई हिमखंड चेतावनी मिली। इसके बावजूद भी जहाज ने अपनी गति बनाए रखी। इस जहाज के कैप्टन जानते थे कि इस महीने में बहुत सारे समुद्र में आइसबर्ग मिलते हैं। इसी खतरे को भांपते हुए नॉर्दर्न रूट के रास्ते को न चुनकर साउदर्न रूट के रास्ते को चुनते हैं। दरअसल आइसबर्ग समुद्र में मौजूद चट्टान के टाइप की होती है। दरअसल ये पहाड़ ग्लेशियर से टूटकर समुद्र के लहरों के साथ बीच समुद्र में आ जाती है। दरअसल आप इस मैप को देखिए, यहाँ से ग्रीनलैंड से यह पत्थर टूटकर आइसबर्ग में कन्वर्ट हो जाती है और समुद्र के लहरों से समुद्र के बीच में आ जाती है चट्टान के जैसे। और अप्रैल के महीनों में ज्यादा से ज्यादा आइसबर्ग टूट के आते हैं। पर एक अच्छी बात यह है कि इन बर्फ को समुद्र में पहुँचते पहुँचते 2 साल लग जाते हैं और अटलांटिक ओशन में पहुँचते पहुँचते ये बर्फ समुद्र में पिघल कर मिल जाते हैं। जो बर्फ बहुत ज्यादा बड़ा होता है वही चट्टान समुद्र के बीचों बीच रह जाता है, जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। इस कैप्टन ने इस रास्ते के बजाय इस रास्ते को चुना, जो कि कैप्टन को सेफ लग रहा था, क्योंकि इस रास्ते में आइसबर्ग मिलने के चांसेस बहुत कम थे और उस टाइम पे आइसबर्ग वगैरह देखने के लिए कुछ ज्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं। इस वजह से जहाज के थोड़े ऊंचाई पर एक छोटे से कैबिन, जिसको क्राउ नेस्ट भी कहते थे, लुकआउट पॉइंट भी कहते थे। इस लुकआउट पॉइंट पे 2 आदमी रहते थे, जो कि दूरबीन लेके बैठे रहते थे और दूर दूर तक देखते थे कोई आइसबर्ग आगे में तो नहीं आ रही। और जब ये जहाज समुद्र में चलते तो इस वायरलेस डिवाइस के द्वारा एक दूसरे से संपर्क करते थे कि आगे में कोई भी ऐसे उलझन तो नहीं जिससे कि हम टकरा जाए। जब टाइटैनिक आधे रास्ते से पहुंच चुका था, तभी इससे एक कोरोनिया शिप से मैसेज आता है, जो कि आइसबर्ग की वार्निंग थी। यह आइसबर्ग टाइटैनिक से 1 दिन दूरी पे टाइटैनिक पर मौजूद सीनियर ऑफिसर जैक फिलिप्स इस रेडियो को ऑपरेट कर रहे थे, जो कि दूसरे जहाजों के संपर्क में बने हुए थे। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को दूसरी चेतावनी मिलती है। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स इस सूचना को कैप्टन के साथ आगाह करते हैं। टाइटैनिक के इस पहले सफर पर टाइटैनिक के मालिक जोसेफ ब्रूज में था। कैप्टन स्मिथ ने टाइटैनिक के मालिक को जब ये चिट्ठी दी तो जिसमें कि आइसबर्ग से चेतावनी मिलने वाली चीज को बताया, तो उसने इस चेतावनी को इग्नोर करके इस चीज को भुला दिया, क्योंकि उसका मानना था कि समुद्र में आइसबर्ग मिलना आम बात है। और उन्हें लगा कि हम ऐसे जहाज में बैठे हैं जो कि काफी मजबूत और कभी ना डूबने वाला जहाज है। और टाइटैनिक को एक आखिरी चेतावनी मिली, जो कि SS कैलिफोर्निया शिप से मिलती है। बहुत ज्यादा रात हो चुकी थी और दुर्भाग्य से
से चंद्रमा की रात भी नहीं थी, जिस वजह से दूर दूर तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। और क्रूज नेस्ट में बैठे हुए 2 आदमी पास दूरबीन भी नहीं था, जिससे कि दूर में कोई भी अड़चन आने वाली चीज को वह देख पाए। टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा था और वो बड़ा सा आइसबर्ग अभी 2 घंटे के दूरी पे था टाइटैनिक से। समुद्र के घंघोर अंधेरे में पानी को चीरते हुए टाइटैनिक जहाज आगे बढ़ता ही जा रहा था कि ये परवाह किए कि आगे चल के उसके साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक हादसा होने वाला है। रात के करीब 11:30 बज चुके थे। अब टाइटैनिक आइसबर्ग से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे था और जिस रफ्तार से टाइटैनिक आगे बढ़ रहा था, मात्र 10 मिनट के अंदर ही अंदर उस आइसबर्ग से टकराने वाला था। क्रूज नेस्ट में 2 मौजूद बहादुर लोग फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनाल्ड ली, जो कि शिप के क्रू मेंबर ही थे। रात के 11:39 में इन लोगों ने देखा कि आगे एक बड़ा सा आइसबर्ग है। उसने बिना देरी के वे वार्निंग बेल को बजाया और सभी को चेतावनी दी और नीचे बैठे वे क्रू मेंबर सब में हफड़ा दबड़ी मच गई। और फिर टाइटैनिक के कैप्टन फटाक से व्हील को मोड़ने लगते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा लेट हो चुकी थी। टाइटैनिक जहाज का राइट वाला हिस्सा आइसबर्ग से जोरों से टकराता है, जो कि बहुत ही ज्यादा जहाज में बैठे सभी मेंबर को झटका लगता है। धीरे धीरे इस जहाज के सारे कंपार्टमेंट में पानी भरने लगता है। इन सब चीजों को देखकर कैप्टन स्मिथ बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि जहाज के केवल 4 कंपार्टमेंट में पानी भरने से ही वो नहीं डूब सकता था। यहाँ पूरा का पूरा 6 कंपार्टमेंट पूरा तरीके से भर चुका था और फिर अब टाइटैनिक में धीरे धीरे सारे कंपार्टमेंट में पानी भरने लगता है। अब तक यह चीज सभी को पता चल गई थी कि अब यह जहाज ये डूबने वाला है। करीब 20 मिनट बाद रात के करीब 12 बज चुके थे और लगातार कोशिश कर रहे थे कि अगर कोई आसपास जहाज हो तो यह सिग्नल को देखकर उस जहाज से संपर्क करे, जिसमें कि बहुत सारे जानें बचाई जा सकती थी। धीरे धीरे पानी जहाज के ऊपर आने लगता है और सभी में अफड़ा दफड़ी मच जाती है। कैप्टन स्मिथ लाइफ बोट को समुद्र में उतारने की आदेश देते हैं और सारे लाइफ बोट को अब धीरे धीरे उतारा जा रहा है। दुर्भाग्यवश 20 लाइफ बोट ही सिर्फ और सिर्फ इस जहाज पे मौजूद थे और एक जहाज पे सिर्फ और सिर्फ 65 लोग ही बैठ सकते थे। धीरे धीरे करके लाइफ बोट को निकाला गया और एग्रीमेंट के तहत सबसे पहले लेडीज और बच्चों को निकाला गया और लाइफ बोट की मदद से सिर्फ और सिर्फ 1200 लोग को ही बचाया जा सकता था, जिसमें कि बहुत सारे लोग थे। शुरुआत में तो हड़बड़ी में सिर्फ और सिर्फ 28 लोगों को ही भेजा जा रहा था और इस सब लाइफ बोट को सिर्फ और सिर्फ आधा ही भरा जा रहा था। और जहाज पे कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि अभी भी नहीं मान रहे थे कि यह जहाज कभी डूब ही नहीं सकता और ऐसे सोचने वाले लोग बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील कर रहे थे और इधर लगातार फिलिप्स डिस्ट्रैक्ट सिग्नल भेज ही रहे थे। भाग्यवश इनका एक डिस्ट्रैक्ट सिग्नल पास में मौजूद कारपेथिया एक जहाज को मिलता है और करीब 12:30 पे कारपेथिया से संदेश आता है कि वो अपने जहाज को लेकर वहाँ पे बचाने के लिए सभी को आ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि अभी भी कारपेथिया जहाज 107 किलोमीटर टाइटैनिक से दूरी पे थी, जिसे कि कारपेथिया जहाज को आने में करीब 3 से 4 घंटे का समय भी लग सकता है। अब सवाल ये था कि आखिर 3 से 4 घंटे क्या टाइटैनिक सरवाइव कर पाएगा। फिर धीरे धीरे आगे वाला भाग धीरे धीरे करके नीचे धंसता चला जा रहा था। अब सभी लोग को पता चल गया था कि टाइटैनिक अब डूब जाएगा। टाइटैनिक पे मौजूद सभी लोग अपनी अपनी जगह बनाने के लिए मार झगड़ा कर रहे होते हैं, लेकिन अभी भी क्रू मेंबर्स की मदद के आस में सारे डिस्ट्रैक्ट्स भेज रहे थे और बहुत सारे फ्लायर गन भी चला रहे थे कि उसके आसपास कोई भी जहाज उसके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और सभी की जान बच जाए। पर ऐसा होता नहीं है, धीरे धीरे सारा कुछ डूबने लगता है। अब टाइटैनिक 2 हिस्सों में टुकड़े में टूट के यह बिखर चुका था। धीरे धीरे करके ये पूरा डूबने लगा और 2 टुकड़ों में ये टूट के करीब 2:20 पर ये डूब गया। टाइटैनिक की इस बलिदान की कहानी को सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। इतनी दर्दनाक कहानी को सुनकर अगर आपको भी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।